एवरीवन, वेलकम टू द कॉमन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। सो एचटीएल पीजीटी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और पूरा आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। यानी इन वन शॉट आपको पूरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसके एमसीक्यूज भी मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन इस टॉपिक से कितनी है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग देखो, पहले बता देती हूँ, हिंदी इंग्लिश में मत जाना। अभी वो टाइम नहीं रहा है कि हिंदी में नोट्स बनाएंगे कि इंग्लिश में नोट्स बनाएंगे। मैं आप लोगों को समझाती हमेशा हिंदी में ही हूँ। देखो, टॉपिक को बस हिंदी में समझो, भाषा पे नहीं जाना चाहिए कि इंग्लिश में मैम करा रही है या हिंदी में करा रही है। मैं आपको समझाती इतने अच्छे एग्जाम्पल लोगों से समझाती हूँ कि आप उससे याद रखो। ठीक है, देखो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम सो एज टू प्रोसेस द फाइनेंशियल डेटा ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू जनरेट रिपोर्ट्स एज पर द नीड्स ऑफ यूजर। यहाँ पर बोला गया है, सबसे सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहले पुराने जमाने में जितना भी काम होता था, खाता से रिलेटेड कितना भी काम होता था, लेना देना कितना हुआ है, वो सब कुछ एक हाथों से किया जाता था, जिसे बोलते थे मैनुअल अकाउंटिंग। याद होगा आप लोगों को, पुराने टाइम में मुंशी जी के नाम से जाने जाते थे, जो आज के टाइम पे अकाउंटेंट बोला जाता है। मुंशी जी क्या करते थे, आप जैसे जो जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे पुराने जमाने में, तो उनके यहाँ एक मुंशी जी हुआ करते थे। फिल्मों में आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में देखिएगा, मुंशी जी सारा डेटा जो है वो आप एक, उनके पास इतने मोटे मोटे रजिस्टर होते थे जिसपे वो सारा हैंड हाथों से पूरा लेन देन कितना गया है, कितने सेल हुई है, जमीन कितने की बिकी, क्या सब कुछ वो हाथों से लिखते थे। बट आज का जमाना है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, यानी आपका सारा डेटा जो रहने वाला है वो किसी कॉपी रजिस्ट्रार के अंदर नहीं होगा, वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाएगा। उसे ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोला जाता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो आपकी जीएएपी यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको फॉलो करके ही, उनके रूल्स नियम मानकर ही आप जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हो। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज द फर्स्ट एंड प्राइम स्टेज इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। The main aim of the objective of TPS is to record, process, validate and store the transaction of business for further process. इसमें TPS के नाम से होता है, जो सबसे पहला स्टेज होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। TPS यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। इसका जो मेन मोटिव होता है ना बेटा, वो ये होता है, आपके डेटा को रिकॉर्ड करेगा, उसको आगे लेके जाएगा, प्रोसेस करेगा, उसको चेक करेगा कि आपने सही किया है नहीं किया है, और आपके डेटा को स्टोर करके रखेगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। टीपीएस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोसेसिंग अ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को तैयार करता है। कंप्यूटर सिस्टम को तैयार करना कि अब भाई अब ट्रांजेक्शन जो है वो हो गए हैं, अब आपको आप रेडी रहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए। फिर होता है डेटा एंट्री। फिर डेटा की एंट्री की जाती है। सपोज करिए 500 की सेल हुई तो वो डेटा एंटर किया जाएगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, फिर होता है डेटा वैलिडेशन। डेटा को चेक किया जाएगा कि डेटा में जो आपने अमाउंट फिल किया है, डेट फिल की है, प्लस माइनस है, सब कुछ आप लोगों ने सही से किया है या नहीं किया है, वो इसका काम होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, आगे ले जाता है आपके डेटा को और रीवैलिडेशन करता है, यानी फिर से दोबारा चेक करता है कहीं गलती ना हो। तो सोचो इंसान से कितना बेहतर है ना कंप्यूटर। फिर उसको स्टोर करके रखता है, जैसे स्टोर आपके हार्ड ड्राइव्स के अंदर, आपके क्लाउड स्टोरेज के अंदर एक स्टोर करके रख देता है, जहां से आप जाके खोल के चेकआउट करते, जैसे आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन सेव करते हो ना, बस वही है। स्टोरेज का इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब अब वो जो स्टोर करके रखा है वो आगे चल के इंफॉर्मेशन की तरह यूज किया जाएगा, और इंफॉर्मेशन की वजह से फिर क्या तैयार की जाएगी, रिपोर्ट। उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे फाइनेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं, जिससे पूरा आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वही चीज है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो वेरी नीट एंड एक्यूरेट वर्क है। कोई गंदी राइटिंग वाला तो नहीं, हमारी तरह काटा पीटी कर देते हैं जैसे हम लोग करते हैं ना अपनी कॉपीज में, ये काम तो नहीं करता ना कंप्यूटर। बहुत सुंदर सी राइटिंग रहती है कंप्यूटर की, क्योंकि ऑटोमेटिकली टाइपिंग ये है उसमें, है ना, सुथरा काम रहता है बड़ा। ठीक है, नीड फॉर लेस क्लरिकल वर्क। देखो, इस पे ज्यादा ना क्लरिकल काम नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है सब कुछ, प्लस खुद कर देगा, माइनस खुद कर देगा, आपको तो बस डेटा एंटर करना है, आपका ज्यादा इतना क्लरिकल काम है नहीं। कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंट। देखो, कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी जब पहली बार जब आप इसको इंस्टॉल कराओगे ना, थोड़ा खर्चा आएगा, कंप्यूटर सस्ता तो आता नहीं है ना। लेकिन टाइम एफिशिएंट है भाई, आपका टाइम बहुत बचाता है। अगर आप लिखने बैठो और कंप्यूटर से करके देखो, प्लस कंप्यूटर विद इन सेकंड आपको करके दे देगा ना, तो टाइम बचता है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड ओमिशन। देखो, यहाँ पे किसी भी तरीके की गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती है इसके अंदर, क्योंकि कंप्यूटर कभी गलती करता ही नहीं है। आप प्लस में गलती कर सकते हो, बाकी चीजों में गलती कर सकते हो, बट वो नहीं करेगा। कंप्लीट विजिबिलिटी एंड स्केबिलिटी। यानी कंप्लीट विजिबिलिटी का मतलब होता है आप हर जगह अपना डेटा आराम से देख सकते हो, उसको अलग अलग कॉलम में बना के आपको दिखा देगा वो।
कंप्यूटर कि देखो ये सेल्स है, ये परचेज है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये फायदा है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करिए आज तो आपने 500 का डेटा डाला, कल आपने 5 लाख बढ़ गए, आपके 5 लाख लोगों का डेटा अगर आपको डालना है तो भी ये वैसे ही काम करेगा। लेकिन अगर इंसान को दे दो कि अभी आज 500 का खाना बनाना है, पहले वो बच्चे अब घर पे देख लो, अगर आपकी मम्मी को कह दो 5 लोगों का खाना बनाना, बहुत इजीली बना लेंगे वो। अगर भी कह दो मम्मी 50 का बनाना है, फिर कैसे बनाएंगे? लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। चाहे 1 लाख डाटा हो, चाहे 10 करोड़ डेटा हो, वो बहुत इजीली काम करता है। दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव्ड बिजनेस परफॉर्मेंस, बिल्कुल करेक्ट बोला है यहाँ पे। जब आपके पास बेटा इन्फॉर्मेशन एकदम फटाफट मिल रही है, आपको बन रही है, तो फिर आप डिसीजन भी जल्दी लोगे, वेट नहीं करोगे मुंशी जी का किताब लाने का, है ना। तुरंत देखा, तुरंत डिसीजन लिया और अपने बिजनेस को सुधारना शुरू कर दिया। फिर आते हैं इसके एडवांटेज। देखो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, फीचर से और एडवांटेज से रट लेना, भला ही रट लेना। लेकिन देखो ये एक बात बताओ, अगर आप समझोगे, अगर आप रट लोगे तो शायद आप मिस कर दो कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कंप्यूटर अकाउंटिंग होता क्या है, सिर्फ इतना आपको याद है, तो अगर मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज ना भी पढ़ाऊँ ना, तो भी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कंप्यूटर की जरा एडवांटेज बता दो, तो आप फटाक से बता दोगे, चलो बेसिक बता दोगे ना। अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटर का फायदा क्या है, अगर हम हाथ से लिखे कंप्यूटर, अरे कंप्यूटर टाइम बचाएगा, कंप्यूटर स्पीड से काम करता है, कंप्यूटर गलती ही नहीं करता, है ना। कंप्यूटर से हम डेटा आराम से ले सकते हैं, विश्वास है हमें कंप्यूटर में, इंसान पे नहीं है। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा अगर आपसे पूछोगे कंप्यूटर के क्या फायदे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ रटना नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल जो देती हूँ ना, वो रटने के लिए नहीं देती। मैं कहती हूँ एग्जाम्पल से याद करो तो याद रहेगा। इसलिए क्वेश्चन यहीं से आएंगे एग्जाम में, एडवांटेज फीचर लिमिटेशन, कितना रटोगे, तो रटना का नहीं है। और जो रट सकता है वो रट भी ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके रटने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। देखो आपको तो एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम चाहे अब आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप उस तरीके से कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे जो रट के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे समझ के, बट आगे तक याद रहे तो एग्जाम्पल से करिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट समझ के करेंगे ना, तो अगर रटे हुए में से भी ना आए तो भी आप कर लोगे, ये फायदा है ना रटने का। लेकिन जो रटोगे एज इट इज सेम वही एग्जाम में करोगे। लेकिन अगर रटा नहीं है, अगर अलग से क्वेश्चन आ गया बाहर से, तो आप कर लोगे, ये थोड़ा एडवांटेज है। देखो सबसे पहला एडवांटेज है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मींस ऑल द कैलकुलेशंस आर हैंडल्ड बाय द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एलिमिनेट मेनी ऑफ द मुंडीन एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विद द मैनुअल अकाउंटिंग। भाई ऑटोमेटिक है, अपने आप कैलकुलेट कर देगी सॉफ्टवेयर, अपने आप जितनी भी फालतू की चीजें अपने आप हटा देगी, टाइम बचेगा। मैनुअल में तो ऐसा नहीं होता ना, हाथ मैनुअल मतलब हाथ से, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी मैंने आपको बोला, अकाउंटिंग सिस्टम जो है बहुत एक्यूरेट देता है, छोटे छोटे डिटेल आपको दे सकता है। एक बार डेटा डाल दो, बस एक शर्त है, आप डेटा सही डालो, है ना। ये मत कहना आपने अगर 45,000 की जगह 4500 लिख दी तो वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा, आप गलती नहीं करना, वो नहीं करेगा, ठीक है। डेटा एक्सेस, जैसे मैंने आपको बोला, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिकम वेरी इजियर फॉर इंडिविजुअल टू एक्सेस अकाउंटिंग डेटा आउटसाइड ऑफ द ऑफिस सिक्योरिटी। देखो अब क्या होता है कि आप सिर्फ घर बैठे, एक तो क्या होता है मुंशी जी को बुलाना पड़ेगा, अगर मैनुअल अकाउंटिंग हुई तो भाई मुंशी जी जाएंगे अपना तिजोरी में से किताब लेकर आएंगे। लेकिन इसका अंदर फायदा क्या है, कहीं से भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। आप ट्रेन में भी बैठे हो ना, तो भी कंप्यूटर खोलो और आप आ गए। आप ट्रेन में मुंशी जी नहीं आ सकते, बुलाओगे आप उन्हें कॉपी लेके, ठीक है ना, रजिस्टर लेके। इसीलिए डेटा एक्सेस का मतलब होता है इट बिकम्स मच इजियर, बहुत इजी हो जाता है कि आप जो है वो ऑफिस के बाहर भी आप जाकर डेटा को एक्सेस कर सकते हो। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट होता है, तो आप जो भी वो फाइनेंशियल, हाँ, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे वो विश्वास लायक होगा, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं करता। जो ऊपर देखा हो तो, सॉरी, हाँ, स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बोला, when the company grows the amount of accounting necessary not only increases but become more complex, है ना। बट विथ computerized accounting everything is kept straightforward because shifting through data using software is easier than the shifting through a bunch of papers। यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये बोला गया है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, कंपनी अगर बढ़ती है ना, कंपनी अगर बढ़ रही है, काम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो अमाउंट जो है अकाउंटिंग नेसेसरी का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा अगर आप पन्नों में लेके चलोगे तो। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा, आप डेटा आराम से उसमें सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो। लेकिन अगर आप बंच ऑफ पेपर सोचो बढ़ गया है 500 लाख,
बेचारे मुंशी जी की तो फिर इतनी बड़ी बड़ी रजिस्टर हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था स्केलेबल वही होता है। स्पीड आपको पता है इतना आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, मुंशी जी नहीं कर पाएंगे इतना जितना 1 सेकंड में कंप्यूटर जो है वो कर देगा। सिक्योरिटी देखो, लेटेस्ट डेटा जो है ना वो सिक्योरिटी के कैसे बेसिस पर है ये। सपोज करिए मुंशी जी ने कहीं रखी थी रजिस्टर, आग लग गई, गया मुंशी जी का तो सारा, है ना। अर्थक्वेक आ गया बेटा, फ्लड आ गया, टेररिस्ट अटैक है, कुछ भी हो सकता है, मैनमेड डिजास्टर्स है। अगर ये आ जाते हैं तो फिर लूज कर सकते हो आप अपना डेटा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में क्या होता है ना, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि आप अपना डेटा, अगर आपका लैपटॉप भी खराब हो जाए, आपका फोन खराब हो जाए, तो भी आपका डेटा सेव रहता है ना। आई थिंक ईमेल वगैरह में, बहुत सारी चीजों में आपका डेटा जो है बेटा वो सेव रहता है। अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि आप अपना लूज नहीं करोगे डेटा कंप्यूटर के अंदर, लेकिन पेपर तो हो सकता है भाई। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ा थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मोर एफिशिएंट है पेपर बेस्ड से, काम ज्यादा है, पेपर सेव्ड होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं, देखो अब जो चीजें है ना, टेली वगैरह हो गई, ये सारी चीजें सस्ती आने लगी, मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन आप ले लो, सस्ते में आपको मिल जाएगा। कोई भी ऐप आपको चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए तो ये सस्ते में फ्री में भी मिल जाता है। कई बार मैंने देखा टेली के कुछ है फॉर्मेट जो फ्री में भी दे देते हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव बोला है। नहीं तो वैसे तो इंस्टॉलेशन के टाइम तो खर्चा है ही है। विजुअल्स देखो, व्यूइंग योर अकाउंट यूजिंग अ कंप्यूटर अलाउ यू टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑप्शन टू व्यू योर डेटा इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स। यानी यू कैन व्यू डेटा इन टेबल्स, चार्ट्स। यानी देखो अब क्या है, मुंशी जी तो अब ड्राइंग करने से रहेगी, चार्ट के थ्रू बताएंगे, लेकिन कंप्यूटर जो है, याद करो, आपको पाई चार्ट, ग्राफ के थ्रू भी आपको बता सकता है कि आप कितना प्रॉफिट में जा रहे हो, कितनी सेल्स हुई है, तो उससे और आसानी होती है समझने में। यहाँ पर ये विजुअल्स बोला गया है। फिर आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन का सिंपल सा मतलब है इसके नुकसान क्या है। अच्छा, कंप्यूटर का नुकसान क्या है, सोच के देखो, रटना ही नहीं है, कंप्यूटर का नुकसान क्या हो सकता है। अच्छा, कंप्यूटर में चीजें रख दो, हैकिंग बहुत ज्यादा हो गई है ना, वायरस हैकिंग, ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर किसी ने हैक कर लिया तो फिर हो ही गया। फिर तो वायरस, वैसे अभी इसके लिए सब कुछ हो गया है, हैकिंग के लिए भी अब इतना आसान थोड़ी ना हैक करना, बट जो एक्सपर्ट होते हैं तो कर ही लेते हैं। मे लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो हो गया, मुंशी जी की नौकरी तो चली गई ना, अब कंप्यूटर आ गया है तो अब इसके लिए अलग से किसी को रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मैंने आपको बोला शुरू शुरू में खर्चा ज्यादा है, कंप्यूटर लेकर आओगे, सारा सामान लेकर आओगे, सीपीयू यूपीएस और सॉफ्टवेयर लोगे तो पैसे लगेंगे। रिक्वायर स्पेशल स्किल फॉर ऑपरेशन, अब थोड़ा सा ये है, देखो मुंशी जी जैसे कि नॉलेज थी तभी मुंशी जी लिखा करते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अब बिना कंप्यूटर चलाने वाले को थोड़ा तकलीफ है। अब देखो हमारे पापा के टाइम के वगैरह में कंप्यूटर नहीं थे, जब इन्होंने एग्जाम देने शुरू किया, अभी के टाइम में बताती हूँ, जैसे प्रमोशन के लिए कोई एग्जाम है या गवर्नमेंट के एग्जाम्स में बता रही हूँ, कोई प्रमोशन के लिए एग्जाम्स होते हैं या होते हैं, तो उन्हें कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता था, क्योंकि उसके लिए अब ठीक है ना, पुराने जमाने के लोग के मम्मी पापा को कंप्यूटर्स नहीं आते। तो वही चीज है यहाँ पर कि इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए आपको। फ्रीक्वेंट रिपेयर्स, अब देखो यहाँ पे कुछ भी खराब हो सकता है जल्दी से, अब कॉपी वगैरह में तो इतना नहीं है, बट यहाँ पे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें कब खराब हो सकती है ना, आपके सिस्टम पावर फेलियर हो सकता है, आपका सीपीयू खराब हो गया, हार्डवेयर खराब हो गया, सॉफ्टवेयर खराब हो गया, हैक मतलब हैंग होने लग गया, ये सारी चीजें भी थोड़ी सी देखी जाती है। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हो और आपका जो कंप्यूटर है वो पीछे बंद हो जाता है, वही चीज है बस। अब आता है वाउचर, देखो वाउचर क्या होता है, वाउचर इज अ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट दैट either allow you to purchase something or proves that you paid for something. It is an original and valid document in every business. यानी यहाँ पर ये बोला गया है बेटा, वाउचर क्या होता है, वाउचर एक सबूत है। वाउचर एक सबूत है, बस याद रखिए, वाउचर का मतलब एविडेंस, सबूत कि हाँ भैया आपने इतने में बेचा, इतने में किया। सपोज करिए मैं किसी दुकान पे गई और मैंने बोला कि लाओ मुझे वॉशिंग मशीन खरीद के दो, तो वो वाउचर बना के देगा कि भाई सौम्या यादव आई थी और उसने ये वॉशिंग मशीन खरीदी थी 20,000 रुपए में। मैं कहूंगी हाँ जी मैंने खरीदी थी, वो एक एविडेंस है। तो उसी एविडेंस के हेल्प से, उस कागज की हेल्प से जब वो डाटा आप कंप्यूटर के अंदर डालते हो, उसे बोलते हैं वाउचर की एंट्री करना, यानी वाउचर एंट्री, है ना। अब देखो कीज है कुछ, यहाँ पर कीज थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और देखो जो मुझे जितना मिला है मैं उतना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। F4 यूज किया जाता है काउंटरा वाउचर के लिए। काउंटरा वाउचर का मतलब मैम क्या होता है, जब आपका पैसा कैश से लेके बैंक बस इतना ही घूमता रहे, बस कैश आया बैंक में गया, बैंक से कैश आ गया, कैश बैंक, बैंक कैश, इससे बाहर कहीं नहीं गया। जैसे आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक से कैश निकाला, चेक ट्रांसफर किया एक बैंक से दूसरे बैंक, लोन लिया बैंक से, यानी कैश और बैंक से बाहर नहीं जाएगा पैसा कहीं भी, उसे बोलते हैं F4 कीज यूज की जाती है। फिर आता है F5 होता है पेमेंट वाउचर बेटा, जब आपका पैसा बाहर जाए किसी को देने के लिए, बाहर जाना, जैसे आपने कुछ सामान खरीदा तो आपने बदले में कैश दिया, आपने कोई लोन कैश में, चेक में दिया, कैश में दिया, आपने कोई फिक्स असेट खरीदा, यानी देना, पेमेंट के लिए F5। और लेने के लिए, कैश लेने के लिए F6, इसके अंदर मेंशन नहीं है पर नोट कर लेना। देने के लिए F5, पेमेंट करने के लिए F5, और रिसीव करने के लिए कैश F6, ठीक है। फिर आता है F7,
F7 होता है जर्नल वाउचर, यानी नॉन कैश आइटम्स। ना पैसा आएगा ना यहाँ पैसा जाएगा, पैसे से लेना देना नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री, ठीक है, आपने उधार पे कोई एसेट खरीदा, आप उधार पे खरीद तो लिया, ना पैसा गया ना पैसा आया, तो वो होती है F7 जर्नल के वाउचर के लिए। फिर होता है F8 सेल्स वाउचर के लिए। जब आप उधार पे बेटा सेल करते हो ना, उधार पे आप जब किसी को सेल करते हो तो F8 के अंदर आता है। F9 परचेज वाउचर, यानी क्रेडिट परचेज, यानी F9 जब होता है जब आप किसी से और से उधार पे सामान लेते हो, जैसे सप्लायर से लेना। और F8 में जैसे आप किसी कस्टमर को उधार पे देते हो। और F9 का मतलब आप खुद उधार लेते हो कच्चा माल किसी से, पैसा सप्लायर, बड़े बड़े सप्लायरों से। फिर आता है कंट्रोल प्लस F8 जो होता है क्रेडिट नोट के लिए। जैसे आपका सेल्स आपने करी, कस्टमर ने वो वापस कर दिया, या आपको किसी तरीके का इंटरेस्ट ब्याज मिला, क्रेडिट नोट, ये आता है कंट्रोल प्लस F8। देखो एक ALT मतलब कंट्रोल के बाद आपका ऑल्ट प्लस करके भी कुछ कीज आते हैं, वो भी आप तीन चार हैं, वो भी आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, स्लाइड में नहीं है, लेकिन इतना तो आप कर सकते हो, गूगल करके थोड़े से देख लेना। जैसे कंपनी क्रिएट करते हैं ना, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए कौन सा जो है वो शॉर्टकट कीज यूज की जाती है, देखो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, पर आप अभी आप गूगल करके और ये दो तीन पॉइंट और ऐड कर लेना, ठीक है प्लीज। फिर आता है आपका आपका कंट्रोल प्लस F9, ये होता है डेबिट नोट। जब आपने सप्लायर से कच्चा माल लिया था और आपने वापस कर दिया, परचेज रिटर्न, या आपने ब्याज दिया किसी को, तब डेबिट नोट होता है। फिर होता है कंट्रोल प्लस F10 मेमोरेंडम, यानी एनी टाइप ऑफ फ्यूचर एंट्री। यानी कल को सपोज करिए आपने किसी को पैसे दिए हैं, पता नहीं फिर कितने की वो चीज आएगी, आपको कोई अंदाजा नहीं है उस चीज का। सपोज करिए हमें मम्मी देती है ना 500 रुपए और कहती जाओ ये सामान लेकर आना। अब हम जाते तो हैं, पर हमें लगता है चीनी आ जाएगी या मैदा आ जाएगा, 500 में नहीं आएगा ना, हमें कुछ पक्का नहीं पता। वो चीज हम नोट डाउन करते हैं कंट्रोल प्लस F10 की से। तो मैं अभी अभी आपको कह रही हूँ ऑल्ट वाले भी कर लेना, जैसे ऑल्ट F1 आपके, ठीक है। ये दो ज्यादा कीज नहीं है ऑल्ट वाली। कोई वो तो नहीं है, ये पूछ लो पहले कौन है। ठीक है, ऑल्ट के बेटा कुछ बटन्स हैं, आप वो आप लोग जरूर देख लेना, ज्यादा नहीं है, दो तीन ही है। जैसे कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ठीक है। ये मेंशन नहीं, ये वाली मैं भूल गई करने, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट मैंने आपको बता दिया, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो। देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम याद कर लो, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। देखो इसके अंदर सबसे पहले होता है रेडीमेड अकाउंटिंग। रेडीमेड अकाउंटिंग कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, जो आपको बाजार में सबके लिए समान बराबर है। दीज आर द डेवलप नॉट फॉर द ओनली द स्पेसिफिक यूजर बट द यूजर इन जनरल। Since these are for general users, it is not necessary that all the modules of such software are of use for every users who buys this software. ठीक है। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपको मार्केट में ये जो सॉफ्टवेयर है ये रेडीमेड बने बनाए मिलेंगे। जैसे आप लोग खरीद के लाते हो ना माइक्रोसॉफ्ट, आपके पास टेली, तो ये सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं, आपके हिसाब से नहीं बनाई जाएंगी, पूरे जनरल पब्लिक के लिए सेम रहती है। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो ना बाजार में, तो आपके लिए अलग से नहीं बनाया जाता, जैसे है वैसा खरीद लिया जाता है, उसे बोलते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज जनरली वेरी लो। देखो यहाँ पर क्या होता है, इन सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है। मैम कम क्यों होती है, देखो ये सबके लिए जनरली सबके लिए सेम होता है, इसीलिए इसकी कॉस्ट कम रखी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ नंबर ऑफ यूजर्स में लिमिटेड होते हैं इसमें, मतलब कुछ सारे लोग 500 5000 लोग एक साथ इसको यूज नहीं कर सकते, तो हैंग होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ यूजर्स लिमिटेड होते हैं। दूसरा है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली इजियर टू लर्न, पीपल अडेप्टेबिलिटी इज वेरी हाई। यानी ये काफी बहुत आसान है इसको चलाना, कोई भी इजिली सीख सकता है, ऐसा नहीं बहुत टफ है, इजिली बहुत इसको लोग सीख सकते हैं। अकाउंटेंट है जो है लोग हैं बहुत आराम से इसमें इसी को ही ज्यादा चूज करते हैं, बहुत ईजी होता है। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे अगर ट्रेनिंग की जरूरत पड़े किसी को सिखाने के लिए तो वो भी बहुत ईजी होती है। ऑल एज दी सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑफ द शेल्फ
टाइम रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर इज सेव्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं अवेलेबल होते हैं, मतलब इसके लिए कोई आपको जरूरत नहीं है कि आपको टाइम की जरूरत होगी, रिक्वायर्ड होगा, या मतलब ऐसा है इसके अंदर सिंपल सा कि बहुत सारे यूजर्स होते हैं, इसके बाद आपको सेल्फ सर्विस भी प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन ये जो है ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इसमें आपका टाइम बहुत काफी सेव रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ईजी है लर्न करना। दूसरा आपका कॉस्ट भी काफी लो होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ऐसा लगता है घर में सेंसस वाले आए हुए हैं। आप लोगों के भी है क्या, ऐसा आना शुरू हो गए हैं क्या? मुझे ऐसा ही लग रहा है। और घर पे कोई चलो ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, जैसे हाँ क्या बोल रहा, अवेलेबल ऑफ द शेल्फ है, यानी ये आपको बना बनाया मिलता है और आप आसानी से इसको खरीद सकते हो, ये चीज यहाँ पर बोली हुई है। जैसे कपड़े आप आराम से जाके खरीद सकते हो। देखो इससे कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लेवल ऑफ सिक्रेसी बहुत लो होती है बेटा। क्यों होती है मैम? इसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सबको पता है ना, सबको पता है। इजिली हैक कर सकते हैं, इजिली फ्रॉड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के जो है बहुत लिटिल स्कोप होता है दूसरे सिस्टम से लिंक करने का, यानी ये एक इतना सॉफ्टवेयर आप किसी और सॉफ्टवेयर के साथ इसको जोड़ना चाहोगे तो ये नहीं जुड़ेगा, ये इसका लिमिटेशन है। साथ ही साथ ये ना लेजर प्रिंटर को यूज करता है ये सॉफ्टवेयर, मतलब इनके लिए लेजर प्रिंटर की जरूरत होती है, तो लेजर प्रिंटर बहुत महंगा होता है, याद रखिएगा। दूसरा होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। द टर्म कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मीन्स मेकिंग द चेंजेस इन द रेडीमेड सॉफ्टवेयर टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, that is make it user specific. These softwares are available off the shelf and are changed to suit the requirement of the users. The developer, to meet a specific user requirement, can modify all the ready-made softwares. However, the user has to bear the cost of such changes. Customized software are best suited for large and medium businesses and can be linked to the other information system. देखो कस्टमाइज सिस्टम का सिंपल सा मतलब है, अभी जो रेडीमेड सूट लेकर आते हो ना बाजार से, फिर उसको आके जब टेलर से चेंज कराते हो, नहीं यहाँ से लूज कर दो, यहाँ से टाइट कर दो, यहाँ से थोड़ा सा ये कर दो, वही चीज है सॉफ्टवेयर में। बना बनाया लेकर तो बाहर से ही आते हो, होता तो वो रेडीमेड है, पर कहते हो भैया प्लीज इसके अंदर हमारे हिसाब से थोड़े बहुत चेंज कर दो, उसे बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और वो जो खर्चा होगा चेंज करने का वो भी आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, और इसका फायदा भी यही होता है कि ये दूसरे सिस्टम के साथ लिंक हो जाता है। रेडीमेड तो बिल्कुल जैसा मिलेगा वैसा लाना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर कस्टमाइज के अंदर जो आपको रेडीमेड दे रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत आप चेंज करा सकते हो, जो कि फायदा है। एडवांटेज ये रहेगा, थोड़ा सा सिक्रेसी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने उसमें थोड़ी चेंज कर दिए हैं। ठीक है, दूसरी चीज दूसरे सिस्टम से आराम से लिंक हो जाता है। अगर लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि अब आपने अपने अकॉर्डिंग चेंज कराया है उसमें, तो वो पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कस्टमाइजेशन का। और थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट भी हाई हो सकती है, उसको सीखने में टाइम लगे, जो आपने चेंज कराया है उसको सीखना भी तो पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब आता है टेलर सॉफ्टवेयर। अब टेलर का बिल्कुल मतलब होता है जैसे कच्चा कपड़ा होता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल कपड़ा है, फिर जाके टेलर से आप बनवाते हो, आपके पास 2.5 मीटर 3 मीटर का सूट का कपड़ा होता है, वो जाके आप फिर बनवाते हो, ऐसा ब्लाउज, सॉरी ऐसा सूट, ऐसा गला वैसा गला, वही टेलर सॉफ्टवेयर है। टेलर सॉफ्टवेयर का मतलब डिजाइन ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए करना, यानी शुरू से ही जीरो से ही जैसे कस्टमर ने बोला है वैसे ही बना के देना। जैसे आप केक का ऑर्डर करते हो तो केक में आप शुरू में ही बता के आते हो ये चीज ये चीज, तो शुरू से ही बनाना, आपके हिसाब से बनाना। ठीक है, उसी सॉफ्टवेयर को टेलर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। साथ ही साथ ये इजिली खरीदा नहीं जा सकता, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया जाता है। ये चीज यहाँ पर टेलर की समझना, टेलर एकदम जीरो स्क्रैच से शुरू करते हैं टेलर में, जैसे एकदम प्लेन कपड़ा होता है समझ लो ऐसे। ठीक है, इसका सबसे पहले सिक्रेसी बहुत ज्यादा हाई होगी इसके अंदर, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी चॉइस के हिसाब से बनाए तो कोई और किसी को कैसे पता चलेगा इसके अंदर क्या है। दूसरा चीज फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसमें 5,000 चाहे 5 लाख यूजर्स एक साथ काम करें कोई दिक्कत नहीं होती। दीज आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। ये सेंसस वाले थे ना, ये जनगणना वाले। These software can be effectively linked to some other information system, ये सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ लिंक करते हैं।
लिमिटेशन की बात करते हैं ना, तो इसमें ना स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत होगी। भाई आपने अपने हिसाब से बना दिया है तो जनरली कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सच सॉफ्टवेयर इज मच हायर एज कम्पेयर टू रेडीमेड एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। यहाँ पर क्या होता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगा, जितना इतना रेडीमेड और कस्टमाइज का नहीं होता, क्योंकि इसमें सब कुछ महंगा है, आपके अकॉर्डिंग है। द रिजल्ट विल बी मिसलीडिंग इन द केस अकाउंट और ग्रुप इन इनकरेक्ट मैनर। अगर सही से इसको हैंडल नहीं किया गया तो रिजल्ट इसका गलत भी आ सकता है। ये इसके लिमिटेशन है। ठीक है। इसका हार्ड, अब इसके स्ट्रक्चर्स याद कर लेना। हार्डवेयर, देखो हार्डवेयर में फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस, जैसे आप टच कर सकते हो, वो होता है हार्डवेयर। जैसे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, कीबोर्ड, साउंड कार्ड्स। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका इनविजिबल कंप्यूटर के अंदर जो चीज होती है, जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे आपके सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम जिससे आप काम करते हो, जैसे हार्ड डिस्क, रोम, फ्लॉपी डिस्क, रैम, ये सारी चीजें। अब सॉफ्टवेयर भी मैम दो टाइप के होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब सिस्टम में भी बेटा आपको ऑपरेटिंग होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं आपकी एक्टिविटीज को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है। जैसे कि आपके एमएस डॉस हो गए, आपके विंडो हो गए, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है बेटा, डिवाइस ड्राइवर वो चीज होता है जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। माउस लगा दिया आपने, आपने अपनी पेन ड्राइव लगा दी, अब कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कि इसके साथ कैसे काम किया जाता है, तो वही डिवाइस ड्राइवर उसके अंदर होता है जो बताता है कि पेन ड्राइव है तो ऐसा काम होगा, माउस से करा है तो ऐसे काम होगा। ठीक है। फिर होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज जानता है, 0 1, लेकिन जब आपकी भाषा तो नहीं जानता, तो इसीलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वहां पर, जो आपकी भाषा को समझाता है कंप्यूटर को। फिर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क। ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे एप्लीकेशंस होते हैं ना, एमएस वर्ड वगैरह एप्लीकेशन जिसपे आप काम करते हो, इसीलिए इसको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। असली काम तो यही है। ठीक है। अब देखो, एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इसी के दो टाइप होते हैं। जनरल वो होता है जो सबके लिए सेम ही होता है, जनरल पर्पस के लिए होता है। जैसे स्प्रेडशीट सबके पास मिलेगा, डीबीएमएस सबके पास मिलेगा, एमएस वर्ड, पेंट सबके कंप्यूटर में मिलेगा, तो वो होता है जनरल। दूसरा है स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक का मतलब एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है बेटा, जैसे आईआरसीटीसी है ना, जो ट्रेन के लिए बनाया गया है। ऐसे ही एचआरएमएस आईडी होती है, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, तो उनकी रेलवे का अलग ऐप है। उनका उनका एक और ऐप है जिसमें उनके पीएफ वगैरह होते हैं, एचआरएमएस करके कोई ऐप है। तो वो अलग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, जो सबके पास नहीं मिलेगा। अब प्राइवेट एम्प्लॉयज वालों के पास ये नहीं मिलने वाला। तो ये ट्रेन का अलग है, कुछ ऐसे ऐसे जो जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम हो गए, यानी कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाना। फिर होता है ह्यूमन वेयर या पीपल। देखो अब कंप्यूटर तो बन गया बेटे, चलाएगा तो इंसान ही, चलाएगा तो इंसान ही, ये याद रखिए। तो ह्यूमन वेयर दिमाग तो एनालिस्ट का ही होगा, जिनको कोडिंग आती है, बीटेक वाले बच्चे, बीसीएमसीए वाले स्टूडेंट्स। तो वो जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, जो डिजाइन करते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, जो कोडिंग करते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वही ह्यूमन वेयर है। ये तो बहुत जरूरी है, इनके बिना तो कंप्यूटर चलाएगा कौन, कोडिंग कौन बनाएगा। कोडिंग जो करते हैं वो ये इसी में आता है, ह्यूमन वेयर। फिर आता है प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर में भी इसमें क्या होता है, कुछ आपको सर्टेन रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू कुछ प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ता है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे नहीं आप अपने आप से कुछ भी करने लग जाओगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसे इसके अंदर से क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, बट फिर भी आप याद रखिएगा, इसमें 3 टाइप के प्रोसीजर होते हैं। तो हार्डवेयर, ठीक है, जिस जो आपको पूरा डिटेल बताएगा हार्डवेयर के बारे में, कंपोनेंट्स के। दूसरा है सॉफ्टवेयर, ये पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको बताएगा कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज होते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या रूल्स है। तीसरा इंटरनल, इंटरनल आपको ये बताएगा कैसे डाटा स्मूथ चले, अंदर सीक्वेंस में चले, ओवरऑल सिस्टम कैसे अच्छा चले, इंटरनल प्रोसीजर वो बताता है। फिर आता है डेटा। दीज आर द फैक्ट। ये डेटा वही चीज होती है, कच्ची चीज, जो डेटा आप लोग लेकर आते हो, नंबर, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, जो आप सारे इकट्ठा करके डाल देते हो कंप्यूटर के अंदर, वो डेटा है। ठीक है। फिर आता है कनेक्टिविटी। अब डेटा तो है, कनेक्टिविटी होता है 6th एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब ये है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट हो रहा है। याद करो, लैन मैन वैन कनेक्ट करते हैं ना लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, टेलीफोन लाइन के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर फिर रिसोर्सेज एक दूसरे को शेयर करते हैं, उसे बोलते हैं कनेक्टिविटी। ठीक है।
तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा समझा दिया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, क्वेश्चन आएगा यही से आएगा। जो मैंने आपको ऑल्ट वाले कीज वाले बता दिए थे वो प्लीज याद रखना। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो बीच बीच में मैं थोड़ी सी ऑन ऑफ हो गई थी, ठीक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।